प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 2000 जो आपका 25 में जो इस साल अभी एग्ज़ाम होने वाला है और ये एकदम नज़दीक आ चुके हैं आप लोग। तो आज ये सारे प्रश्न तैयार कर लीजिए, जिसमें कि आपको इन प्रश्नों के आधार पर आपको तैयारी में यानी 8 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और वन शॉट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे पहली चीज़ अगर हम बात करें मोलरता को परिभाषित करने का, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी मोलरता कहते हैं। किसकी मोलरता? विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन की मोलरता, देखिए मोलरता और मोललता में अंतर है। क्या है कि मोलरता अगर कहेगा तो मोलों की संख्या कहेगा किसमें? विलेय के मोलों की संख्या किसमें? विलयन में। कितना विलयन में? 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या कहेगा। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक विलयन है, लेकिन इसमें विलेय यानी जिसको घोला गया है उसके मोलों की संख्या इसमें जितनी होगी वो जो होगी 1 लीटर में। मान लीजिए 1 लीटर विलयन है, इसमें मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या यानी जिसको घोला गया उसके मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में जो मोलों की संख्या होगी विलेय के, तो उसी को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है N इंटू 1000। 1000 क्यों? 1 लीटर जो कहा है, बाई V यानी मिलीलीटर में। अब देखिए मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल गुणे 100, यानी N क्या है? यानी कैपिटल M मोलरता है और N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है, या मोल या गुणे 1000, तो ये है ही 1000, और बाई V का मतलब कि विलयन का आयतन है जो किस में होना चाहिए? मिलीलीटर में। तो आप जब फार्मूले का यूज करेंगे न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयतन हम रखेंगे, आयतन का मान वो किस में रखेंगे? मिलीलीटर में। अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न आपको पूछेगा एग्जाम में। तो इसे आप क्या करेंगे कि मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल प्रभाव होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों के अनुपात के बराबर होती है। यानी जितने भी घटक यानी जितने भी विलेय हैं, जैसे A हो B हो जो कुछ भी हो, अगर विलेय है तो सीधी सी बात है कि एक घटक का मोल प्रभाव, यानी मान लीजिए एक विलयन है उसमें A और B हैं, ठीक ना? A और B दो चीज़ें उसमें घोली गई हैं, तो A का मोल प्रभाव जो होगा वह XA लिखेंगे। X का मतलब, कैपिटल X का मतलब मोल प्रभाव किसका? A का, इक्वल टू क्या हो जाएगा? NA, यानी A के मोलों की संख्या बटे NA प्लस NB, यानी A और B दोनों के मोलों की संख्या। B घटक का मोल प्रभाव अगर निकाला जाए तो मोल प्रभाव B का क्या होगा? XB हो जाएगा। तो B के मोलों की संख्या यानी जिसका मोल प्रभाव कहेगा उसका मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल मिला के मोलों की संख्या नीचे, Na प्लस NB। अब आगे अगर आपको जैसे Na को मैंने जैसे कि आपको बताया कि Na क्या है? A के मोलों की संख्या है। B क्या है? B के मोलों की संख्या है। XA क्या है? A का मोल प्रभाव है। XB क्या है? B का मोल प्रभाव है। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछते क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ अगर घोल दिया जाए तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि, यानी उसके क्वथनांक मतलब जितने ताप पर वह उबलने लगता है उसमें जो भी वृद्धि हो जाती है, उस ताप में जो भी अंतर पड़ जाता है, यानी उसका क्वथनांक जितना बढ़ जाता है उसी को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला होता है डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल W। जो कैपिटल W होगा वह ग्राम में होगा। जो डेल्टा TB है आपका वह क्वथनांक में उन्नयन है। KB जो है वह मूलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w जो है वह विलेय का भार है और कैपिटल M जो है वह विलेय का अणु भार, और लास्ट में जो कैपिटल W आप देख रहे हैं इसमें वो आपका विलायक का भार है। अगला जो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए।
तो राउल्ट का जो नियम है वह यही कहता है कि अवाष्पशील अगर विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्पदाब का आपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे याद कर लीजिएगा, P माइनस पी एस बाई पी, यानी कि P नॉट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं P0 और इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है इसका। और यहाँ P क्या है, जो P है या P नॉट है वो क्या है, विलायक का वाष्पदाब। PS क्या है, विलयन का वाष्पदाब। N1 क्या है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। N2 क्या है, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। अब जो इसकी सीमाएं होती हैं, इस नियम के, राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं। राउल्ट का जो नियम है केवल अवाष्पशील जो विद्युत अपघट्य हैं, अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है, यानी पतले विलयन पर, गाढ़े विलयन पे नहीं। राउल्ट का नियम जो है केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का जो नियम है जो पदार्थ विलयन में संगुठित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से आप ये जान गए कि इसकी सीमाएं क्या हैं। आगे अब समझिए कि क्या होता है जब CaCl3 क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को जब सूर्य के प्रकाश में और वायु में यानी खुला रखेंगे तो क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या वायु से जब उपस्थिति में यानी खुला रहेगा, जब खुले रखेंगे तो वायु से क्रिया करके फास्जीन बना लेता है। जैसे आप देखिए इक्वेशन में, तो ये क्लोरोफॉर्म है आपका CaCl3, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, Hv का मतलब सूर्य का प्रकाश भी उस समय मौजूद है खुले में, तो CuCl2 यानी फास्जीन आपका बन गया, इसके साथ HCl बनता है। अब आगे जो अगला प्रश्न आपको अगर पूछे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण और 2 प्रमुख उपयोग भी लिखिए, तो आप क्या करेंगे कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहें या अपचयन विभव कहें, इसके अगर बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या होते हैं कि जो ये श्रेणी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो ये जो होती है वो क्या है, क्या इस श्रेणी में ऊपर से नीचे अगर जाया जाए तो अगर जाने पर क्या होता है कि अपचयन क्षमता जो होती है वो घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा गुण इसका ये है लक्षण विद्युत रासायनिक श्रेणी का कि हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, अगर अम्ल से क्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइड्रोजन बनाएंगे, नीचे वाले हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बनाने की क्वालिटी नीचे का मतलब उसको कम कर दीजिएगा यानी कि नहीं होगी, और ऊपर का मतलब बनाएंगे। तो श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जो श्रेणी के ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अगला गुण इसका लक्षण है कि हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जो होते हैं जल या भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके लक्षण हो गए। इसका उपयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण अगर करना हो तब जाके इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना अगर करनी हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है कि अगर आपको पूछ दे कि कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए, तो आप सीधे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, यानी कोलराउस का जो नियम होता है वो क्या कहता है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यानी कि जैसे आयनों में टूट जाता है तो धनायन और ऋणायन यानी आयनों में टूट जाता है अगर, तो यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों में उपस्थित संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि जो विद्युत अनंत तनुता पर चालकता के धनायनों और ऋणायनों, यानी जो HCl है ये टूटा H+ और Cl- में, H+ और Cl- में जब टूटा
तो अब इसको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी के बराबर होता है। तो आपने देखा कि कोलराउस का नियम जो था उसमें ये था कि जो आयनों में टूट जा रहा है तो यानी उनके आयनों के बराबर होगा। तो अब देख रहे हैं चाहे वो धनायन ऋणायन जो भी हो उसके योगफल के बराबर होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पूछे तो आप ये लिखिए कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? कोलराउस के नियम का। अगर आपको पूछ दें नर्स समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और इसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, लॉन्ग में इसको पूछा जाता है, बहुत असर डालता है ये। यहाँ पे आप ई नॉट लिखिए या ई सेल लिख दीजिए। तो कैपिटल ई बराबर होता है ई नॉट यानी ई जीरो माइनस या ई सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग 1/Mn+2। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो Mn+2 है वो क्या है? धातु आयनों की संख्या है। जो कैपिटल F है वो क्या है? फैराडे नियतांक है। जो कैपिटल E है वो क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। जो ई नॉट या ई नॉट सेल है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। जो कैपिटल R है वो क्या है? आपका गैस नियतांक है। जो कैपिटल T है वो क्या है? परमताप है। और जो स्मॉल n है जो आप देख रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है ना। अगला अगर आपको प्रश्न पूछ जाए कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा जब समझाने के लिए कहे तो पहले विद्युत लेपन क्या होता है ये समझिए। विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की अगर परत चढ़ा दिया जाए तो इसी प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अब उदाहरण क्या होगा कि कॉपर धातु पर जिंक धातु की अगर पतली परत चढ़ाया जाए तो इसको ही विद्युत लेपन कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं अगला प्रश्न आपको पूछ दे कि परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता है। तो परासरण की क्रिया जब होती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों के बाहर निकलने देती है, यानी छोटे आकार के जो कण होते हैं उन्हें बाहर निकलने देती है। कौन? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो किसके कणों को? शुद्ध विलायक के कणों को। जबकि विलेय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर नहीं निकलने देती है। यही इसकी खूबी होती है। आगे अगर कहे कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाया जा सकता है, तो क्लोरोबेंजीन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके दो अणु, और क्लोरेल यानी CCl3CHO क्लोरल जो है इसके अणु यानी एक अणु अगर क्रिया करें तो यहाँ पे आपका CCl3CH जो है वो आपका इससे जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। दो क्लोरोबेंजीन तो एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा दूसरे बेंजीन से यानी दोनों से अटैच हो जाएंगे। दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो ये अटैच हो जाएंगे। अब अटैच हो जाएंगे तो बात ये होगी कि यहाँ पे आपका ये भी तो 2 होगा, ये भी आपका क्या होगा? 2 होगा। तो 2 ये भाग दोनों बेंजीन से जाके आप अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकलेगा तो H2 जब निकलेगा और यहाँ पे O है तो H2O आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से H2 और O H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, तो एसीटोन है CH3COCH3 ये एसीटोन है। एसीटोन को क्लोरीन गैस के साथ और NaOH के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म बन गया और अतिरिक्त यौगिकों के तौर पे NaCl H2O और CH3COONA भी बनेगा। विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं आप? इसका मात्रक लिखने के लिए अगर कह दे तो विशिष्ट चालकता पहले परिभाषित करना है तो लिखेंगे आप कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K यानी कैपिटल K यानी कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल K यानी कप्पा बराबर होता है 1/ρ। तो ये जो आपका होता है ये इसका मात्रक जो होता है विशिष्ट चालकता का ये होता है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आणविकता और कोटि में अगर अंतर स्पष्ट करना है तो दोनों ओर कॉलम बनेगा। आप ऐसे लिखेंगे, एक और आणविकता एक और कोटि, और पहले में आप लिखेंगे आणविकता में
कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। कोटि जो होती है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वह कभी भी शून्य नहीं होती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। आणविकता की कोटि और जो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता होती है समान हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि और आणविकता है वह समान यानी दोनों समान नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी एक समय पे समान हो सकती है और समान नहीं भी हो सकती है। तो अब आगे आपको पूछ दे कि सेट-जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए। इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये सेट-जेफ नियम। तो सेट-जेफ नियम के बारे में अगर टिप्पणी लिखने के लिए कहे तो आप सीधे ये लिखेंगे कि सेट-जेफ नियम इस प्रकार है कि जब कोई हैलोएल्केन दो विभिन्न रीतियों से विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम है, तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही जो होती है वह मुख्य उत्पाद होती है। इसका अर्थ ये है कि जिस एल्कीन में द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े एल्कीन समूहों की संख्या अधिक होगी वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे संक्रमण धातुएं सामान्य रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों, तो संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं? संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे आपको पूछ देकर एग्जाम में मोलर चालकता क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे डेल्टा एम से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम बराबर होता है x इंटू 100/c। अब जो आप देख रहे हैं कि अगर आपको पूछ दे कि लिपिड क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो वे तेल या वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिपिड कहते हैं। तो जो फैट या ऑयल जंतुओं या वनस्पतियों से यानी प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त हो उसे ही लिपिड कहते हैं। इसका कार्य ये होता है लिपिड का कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। तो ये फायदे इसके होते हैं। आगे अगर आपको पूछ दे एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे, तो ब्लीचिंग पाउडर पर HCl या H2SO4 की क्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब जैसे देख रहे हैं आप ब्लीचिंग पाउडर CaCO2 है और H2SO4 के साथ जब या HCl के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Ca जो है वह SO4 के साथ क्रिया करे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और इसके बाद फिर H2O के साथ क्रिया करके जल बना लेगा और Cl2 ये गैस निकलेगी। तो इस तरीके से अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि संक्रमण तत्व क्या होता है या अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि संक्रमण तत्व के बारे में पहले लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट या तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। ये देख रहे हैं आप एस ब्लॉक, ये जैसे आवर्त सारणी में देखेंगे तो एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, ये बीच में जो गड्ढे की तरह होता है इस भाग में कौन होते हैं? डी ब्लॉक होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इन दोनों का इस पर संक्रमण होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसका डी ब्लॉक के एलिमेंट का यानी संक्रमण तत्व का वो ये होता है कि n-1 डी के पावर यानी डी पर 1 से लेके 10 तक यानी होती है, यानी 1 से 10 तक अधिकतम भरे जा सकते हैं और कॉमा n s और 1 पर यस पर 1 से 2 तक अधिकतम भरे जा सकते हैं, 1 से लेकर 2। अब आगे सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। जो सभी संक्रमण तत्व होते हैं वो उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं हैं। इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। और क्या लक्षण है इसका? ये धातुएं और रंगीन क्यों यौगिक बनाती है वो भी आपको बताया गया है। तो ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट या संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं और इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। अब अगर
प्रश्न पूछ दे कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष यानी एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। यानी एफ उपकोष में अगर जाएगा एस तो एफ ब्लॉक के यानी एफ उपकोष कहिए या एफ कक्षक कहिए में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। या इसी एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसे ऊपर वाले में आपने देखा डी ब्लॉक के एलिमेंट कहिए या संक्रमण तत्व कहिए, वैसे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहिए या अंतः संक्रमण तत्व कहिए। इनमें दो श्रेणियाँ होती हैं एफ ब्लॉक के, जिन्हें 4F और 5F कहा जाता है। 4F को लेंथेनाइट कहा जाता है और 5F को एक्टिनाइट के नाम से जानते हैं। दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि जैसे ये आवर्त सारणी है आपकी, तो नीचे दो लाइनें बनी होती हैं, ये 4F और ये 5F की होती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो इस तरीके से ये जो नीचे अलग से होते हैं यही एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब अगर जैसे इसके बारे में इलेक्ट्रॉन विन्यास भी पूछता है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, N-2 एफ ब्लॉक है तो 1 से लेकर 14 तक अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और N-1 डी पे 0 से अधिकतम 1, और NS और यस में अधिकतम 1 भरा जा सकता है। लेंथेनाइट का जो होता है और एक्टिनाइट का यानी 4F और 5F जो ब्लॉक होते हैं इनके लिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट का क्या होता है, तो 4F पे पावर जो होता है संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की वह 1 से लेकर 14 तक, 5F में भी 1 से लेकर 14 तक। अब यहाँ पे 5D पे जो है वह 0 से लेकर 1, इसमें भी 6D होता है तो इसमें 0 से लेकर 1, इसमें 6S में 1 और 7S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस तरीके से लेंथेनाइट एक्टिनाइट 4F और 5F ये अंतः संक्रमण तत्व हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब देखें कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। लेंथेनाइट संकुचन पूछता है लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। अब देख रहे हैं कि आकार में अगर कमी होने की इस घटना को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है और कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है और इसलिए इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। अब संक्रमण तत्वों एवं लेंथेनाइट के गुणों के में समानता अगर पूछा जाए कि गुणों में क्या समानता होती है, तो लेंथेनाइट और संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के होते हैं उनके गुणों में ये समानता होती है कि पहली समानता कि सभी संक्रमण तत्व और लेंथेनाइट जो होते हैं यानी डी ब्लॉक और जो आपके 4F ब्लॉक वाले होते हैं वो धातु होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं दोनों के वो सामान्यतः बहुत हाई होते हैं, यानी जल्दी गलते नहीं हैं, बहुत टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इनके अधिकांश यौगिक व आयन रंगीन होते हैं। इनके अधिकांश आयन अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइट तत्व दोनों ही संकुल यौगिक बनाते हैं। आगे संक्रमण तत्व के समान लेंथेनाइट भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय जो होता है अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो ये सिद्ध अगर आपको करना हो तो अर्ध आयु काल का जो के बराबर होता है वह 0.693/3 होता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब के बराबर होता है तो वो होता है 2.303/T log A/A-x। तो इस तरीके से होता है दो फार्मूला, दोनों के का ही फार्मूला होता है। तो अब आप समझिए कि पहले इस फार्मूले से प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसके फार्मूले से पहले हम के का मान निकाल लेते हैं। तो के बराबर यहाँ पे आप टी का मान यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, तो इसी को तो आपको सिद्ध करना है। तो स्मॉल टी का मान नहीं दिया, लेकिन ए का मान आपको आप 100% मान लीजिए। तो 100 में ये ए का मतलब 100 हो गया, 100% रहा होगा, और A-x का मतलब 100 में से कितना पूर्ण हुई है, तो 99.9 हुई है। तो 100 में से 99.9 जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 0.1। तो A-x का मान कितना हो गया 0.1 हो जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1000 का ऊपर यानी 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे करेंगे तो 1000 बटे ये आपका 1 हो जाएगा। तो एक इस तरीके से 1000 हो जाएगा। log 1000 का मतलब 10 के पावर 3 हो जाएगा। 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 3 log हो जाएगा 10, और log 10 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से
ये 3 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 होगा। तो ये आपका समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 आप अभी ऊपर देखे हैं, तो समीकरण 1 का भी के बराबर क्या था, के बराबर, तो ये भी के बराबर आया, वो भी के बराबर, तो दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो के का मान जो अर्धआयु वाला था वह 0.693/t½ बराबर। अब के का जो अभी हम निकाले हैं वो कितना है, 2.303/t×3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इतना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो इतना हो गया। अब t बराबर जो है ये आप अगर देखेंगे तो t बराबर कितना, 0.693 है, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये आपका जो कटेगा यहाँ पे आपका, आप जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, ये लगभग इसके बराबर है। तो ये इसका यहाँ पे पॉइंट का देखिए, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, लगभग इसका 10 गुना है, तो ये 10 बार में ये कट जाएगा आपका। तो क्या हुआ, t बराबर t½ से यह 10 के गुणा के रूप में है। इसका मतलब जो t½ का 10 गुना अगर किया जाए तो t के बराबर होगा, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया में लगा समय, वह अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यही आपको सिद्ध करना था। तो t = 10 × t½ ये आपका सिद्ध हुआ। अब आगे जो है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो जल है तो यानी H2O, एथिल एल्कोहल है तो यानी C2H5OH। तो आप इसमें पहले जल का W बराबर दिया है आपका 72 ग्राम, ये लिख लीजिए। एथिल एल्कोहल का दिया है आपका 92 ग्राम, ये लिख लीजिए। H2O का अणुभार आप निकालेंगे तो 18 होगा, आप निकाल लेंगे। और C2H5OH का अणुभार निकालेंगे तो M बराबर कितना होगा, 46 होगा इसका। तो अब भार बटे अणुभार ये होता है मोलक संख्या का। तो H2O में मोलक संख्या जो है वह कितनी है, 72/18 हो जाएगा इसी का, तो 4 हो जाएगा। यानी कि H2O यानी जल के मोलक संख्या कितनी हो गई, 4। और C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल के मोलक संख्या कितनी हो गई, इसका भी W/M, यानी इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 में 46 से तो 2 हो जाएगा। यानी एथिल एल्कोहल के मोलक संख्या कितनी हो गई, यह कितना, 2। अब कुल मोलक संख्या कितनी हो गई, 4 और 2 6 हो गई। तो इस तरीके से 6 हो जाएगा। जो आप इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज निकालना है तो जल का अगर मोल प्रभाज निकालेंगे तो आपका H2O के मोलक संख्या ऊपर, यानी जल जिसका मोल प्रभाज होगा उसके मोलक संख्या ऊपर होगी, और कुल मोलक संख्या जो होती है वो नीचे। तो जल का कितना है, 4, तो 4 बटे, और ये आपका 6, तो 4/6 अगर काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और जब C2H5OH का एथिल एल्कोहल का आप निकालेंगे तो एथिल एल्कोहल के मोलक संख्या ऊपर हो जाएगी, यानी जिसका निकालेंगे उसका ऊपर। तो एथिल एल्कोहल के मोलक संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख दिए, देख रहे हैं। और कुल मोलक संख्या कितनी थी, 6, तो ये आपका 6, 2/6 जब आप काटेंगे तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आपको पूछ दे कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर जो आपका KCl है, सोडियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो कैपिटल M का मान आप देख रहे हैं कि 0.20 दिया हुआ है, और K का मान आप देख रहे हैं कि 0.025 दिया हुआ है आपको, ये चालकता का मान। और डेल्टा M का मान आपको निकालने के लिए, यानी मोलर चालकता निकालने के लिए कह रहा है। तो डेल्टा M बराबर फार्मूला होता है K × 1000/M। तो इस तरीके से K का मान इसकी जगह पर रख दीजिए, K की जगह, कैपिटल M का मान कैपिटल M की जगह रख दीजिए, और इसके बाद कैलकुलेट कीजिए। आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 25, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा बाई, और 0.2 हो जाएगा। अब यहाँ जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 250, यानी 10 का मल्टीप्लाई ऊपर 10 का नीचे हो जाएगा, तो 250/2 हो जाएगा। और 125 ये आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/20 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो अगर आपको पूछे तो T बराबर सबसे पहले तापमान आप जो सेल्सियस में आपका दिया है इसे केल्विन में निकाल लीजिए, क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है वह केल्विन पे होता है। तो क्या है कि 273 इसमें जोड़ देंगे सेल्सियस में, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और C = 1/20 आपका दिया हुआ है, 1/20, और R = आपका मान 0.0821 आप रखेंगे अपने मन से। ये हमेशा जब R का मान, कैपिटल R का मान आपका न दिया रहे तो इसे अपने मन से ये वैल्यू याद रखिए। अब यहाँ पे
पाई इक्वल टू CRT होता है फार्मूला। अब यहाँ पे C का मान आप देख रहे हैं 1/20 है, यहाँ पे रख दिया। कैपिटल R का मान आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.0821 है, यहाँ रख दिया कैपिटल R की जगह। कैपिटल T का मान आप 300 रखेंगे, तो ये आपका यहाँ रख दिए। अब इसके बाद 20 से जब आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से जब 30 कटेगा तो 15 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो पराशर दाब होता है, तो दाब जो होता है उसका एटमॉस्फेयर में इसका मात्रक होता है। इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा और रिवीजन करके जाइएगा अच्छे से। और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 8 मार्च को पेपर आपका होने वाला है, इसके पहले जितना बार आप रिवीजन कर लें उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू।